Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to read next story, that is a man who loved Ireland. तो फर्स्ट मैं इसकी उर्दू पढ़ने लगी हूँ। ये एक नहायत दिलचस्प और नफ्सियाती कहानी है। ये इंसान के तन्हा रहने की को उम्दगी से बयान करती है। ये कहानी हमें एक तन्हाई पसंद शख्स मिस्टर कैथर्ड के बारे में बताती है, जो कि तन्हाई पसंद और इसको जजीरे बहुत पसंद थे। ठीक है, दिस स्टोरी इज रिटन बाय D.H. लॉरेंस। ठीक है, BA में भी उसकी पोइम पढ़ी थी। कहानी की इब्तिदा में हमें मालूम पड़ता है कि वो अपने आबाई जजीरे से उकता जाता है और बेहतर जजीरे की तलाश में वो एक नए जजीरे पर चला जाता है। वो अपने साथ चंद मजदूर, किसान और कारीगर ले लेता है ताकि काम आ सके, लेकिन बहुत जल्द वो उन लोगों से उकता कर दूसरे निस्बतन छोटे जजीरे में चला जाता है। वो जजीरे पर मौजूद लोगों की लड़ाइयों और करप्शन से तंग आकर इस जजीरे को छोड़ने का फैसला कर लेता है। दूसरा जजीरा पहले वाले से छोटा है। वो एक छः कमरों वाला मकान लेकर इसके 2 कमरों में अपनी किताबें भर लेता है। इसको अपनी किताबों से बहुत रग़बत है। वो जहाँ जाता है अपनी किताबें साथ लेकर जाता है। वो एक किताब पर काम कर रहा है और जल्द ही उसे छपवाना चाहता है। इस जजीरे पर इसके मुलाजमों में एक बेवा और उसकी जवान सी बेटी भी उसके साथ होती है। वो जल्द ही खुद को इस लड़की की मोहब्बत में जकड़ा महसूस करता है। वो शहर जाकर गिरजाघर में लड़की से शादी कर लेता है। कुछ अर्से बाद इसके घर एक बेटी पैदा होती है। रफ्तन वो अपनी बीवी से दूर जाना चाहता है। वो लड़की की माकूल रकम का बंदोबस्त करके ये जजीरा छोड़ देता है। अब वो तीसरे जजीरे पर चला जाता है, जहाँ मौसम की बहुत शिद्दत है। एक दिन समुद्र में तूफान आता है और बर्फबारी बढ़ते बढ़ते उसके घर के दरवाजे तक को घेर लेती है। इसे अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाती है। अच्छा, तो क्या आपको इसको पढ़ के क्या आइडिया जहन में आता है इस बारे में? बेसिक इसमें क्या आपको बात ऐसी लगी है कि उसकी नेचर कैसी है उस शख्स की? अच्छा, अगर मुस्तकिल मिजाजी ना हो जिस तरह की स्टडी से तो बड़ा है। तो तन्हाई पसंद है। हाँ, यही मेन बात नहीं है कि वो तन्हाई पसंद है। ठीक है, तो राइटर ने सिंपल एक कैजुअल सी कहानी है कि वो बहुत ज़्यादा तन्हाई पसंद था और वो ऐसी जगह तलाश करना चाहता था जहाँ पे उसको एस्केप मिले। लेकिन वो एट द एंड उसने राइटर ने ये दिखाया है कि नेचर से आप एस्केप नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी आप तन्हा नहीं रह सकते हो, आप कुछ भी कर लो। अच्छा, सब या तो शादी भी करता है ना, वो भी है ना, सिंगल नेचर, ये डिजायर होती शादी की। यानी वो अपनी डिजायर को भी एक साइड पर रख के बस वो एक ही तरह से वो कहता है कि मैं तन्हाई मेरे आगे वो यानी कि गैदरिंग को से उकसाता है वो। लेकिन एट द एंड वो जिस जजीरे पे जाता है वहाँ पे बर्फबारी आ जाती है और वो उसको घेर लेती है। तो एट द एंड वो फिर नेचर का ही शिकार। हाँ, नेचर का शिकार हो जाता है। जिस तरह आप देख लो, इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट इसमें आपने पढ़ा था जो पार्ट 1 में नॉवल था एकदम। हाँ, जिसमें एकदम का कॉन्सेप्ट था, है ना, नेचर सेम वो भी वाला है। अच्छा, डेविड हर्बर्ट, अच्छा पूरा नाम इसका ये है, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। हाँ, नेचर से यानी कि नेचर से रिलेटेड कोई भी कोट आप इसमें पुट कर सकते हो। वहाँ से भी आप ले सकते हो। वहाँ पे तो मेरा ख्याल है अच्छी कोट है, एक लास्ट में बड़ी अच्छी है। हाँ, वो भी आप इसमें पुट कर सकते हो। E.M. Forster describes him as the greatest imaginative writer of our generation. E.M. फोस्टर ने D.H. लॉरेंस के बारे में कहा है। D.H. लॉरेंस जो है वो ज़्यादातर नेचर के ऊपर बात करता है। जैसे BA में भी उसकी एक पोइम थी जिसमें उसने नेचर की बात की थी कि
तमाम तर क्रिएचर्स से अच्छा बर्ताव होना चाहिए। ठीक है ना। इएन फोस्टर ने डी.एस. लॉरेंस के बारे में कहा है, देखिए ये ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव राइटर है ऑफ आवर जनरेशन। डी.एस. लॉरेंस वाज अ फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट, पोएट, पेंटर, क्रिटिक एंड एसेइस्ट। He contributed to the development of modern short story. Mostly he focuses on the movement of personal। फिक्शन का मतलब स्टोरी होता है ना। नॉवल। हाँ हाँ, फिक्शन में नॉवेल्स ज़्यादातर आते हैं। मूवमेंट ऑफ पर्सनल रेवलेशन एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप, यानी अपनी ज़्यादातर शॉर्ट स्टोरीज के अंदर उसने किस चीज़ को ज़्यादातर प्रोमिनेंट किया है कि अपने आप को रिवील करना, इंसान की अपनी ज़ात को की रेवलेशन करना, और सेक्सुअल रिलेशनशिप को भी वो साथ साथ उसमें रखता है। लेकिन ज़्यादातर तो मुख्तलिफ क्रिटिक्स ने मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। He has his own personal philosophy। D.S. Lawrence अपनी एक पर्सनल फिलोसफी रखता है, that the instincts are superior to the reasoning of mind। ये सेम वही बात है जो हमें उसने बताई थी, इसने ये जो पोइट नहीं था, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, हाँ विलियम ब्लेक ने भी इंस्टिंक्ट की बात की है ना, कि इंसान के इंस्टिंक्ट में एक तरफ इनोसेंस होता है, दूसरी तरफ एक्सपीरियंस होता है। तो वो यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि इंस्टिंक्ट यानी इंसान की फितरत जो है वो ज़्यादा अहमियत रखती है, सुपीरियर है टू द रीजनिंग ऑफ माइंड। यानी कि हम फैक्ट को झुठला देते हैं ना, हम रीज़न देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कहता है, वो ये इस बात से जोड़ देता है कि इंसान की इंस्टिंक्ट में जो चीज़ मौजूद है ना, उससे सप्रेस नहीं होना चाहिए अंदर। तो यानी इंसान की इंस्टिंक्ट जो है वो ज़्यादा अहमियत रखती है किस चीज़ के निस्बत टू द रीजनिंग ऑफ माइंड, यानी रीज़न से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इंसान की इंस्टिंक्ट है। वंस ही रोट, ये डी.एस. लॉरेंस का कोट है, माई रिलीजन इज़ इन द ब्लड द फ्लैश एज बीइंग वाइजर दैन द इंटेलेक्ट। यानी उसने कहा है कि वो वो कहता है कि मेरा मजहब क्या है, अगर मैं अपने मजहब की बात करूँ तो वो मेरे खून में है, यानी मेरी अपनी द फ्लैश एज बीइंग वाइजर दैन द इंटेलेक्ट, यानी कि मेरी अपनी ज़ात ही मेरे लिए वाइजर है, अकली है, मेरी इंस्टिंक्ट ही मेरे लिए अकली है। और मेरी इंस्टिंक्ट जैसे कहते हैं ना, हम कहते हैं खुद ही को पहचानना, ठीक है, ये अपने आप को, यानी वो कहता है कि मेरा रब जैसे हमारे अंदर बसता है, ठीक है, इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो वो यही कहता है कि मेरी अपनी ज़ात के अंदर ही मेरा रिलीजन मौजूद है। Critic notes that his short fiction was often based on experiences from his working class youth in England's industrialist Midland। ये भी एक क्रिटिक का कोट है कि वो कहता है कि इसकी शॉर्ट फिक्शन यानी शॉर्ट स्टोरीज में जो भी ये चीज़ें यूज़ करता है वो ऑफन बेस्ड होती हैं, जो भी इसने काम किया है नॉवेल्स में, शॉर्ट स्टोरीज में, एक्सपीरियंसेस के ऊपर, इसके अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर फ्रॉम हिज वर्किंग क्लास यूथ, यानी कि इसके यूथ के एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड करती है इसकी तमाम राइटिंग। लॉरेंस कलेक्टिव वर्क रिप्रेजेंट एन एक्सटेंडेड रिफ्लेक्शन। लॉरेंस का जितना भी काम है वो रिप्रेजेंट करता है उसके बढ़ते हुए रिफ्लेक्शन, ये उसने रिफ्लेक्शन किया है किसके ऊपर, द डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी, यानी कि मॉडर्न डीह्यूमनाइजिंग आप कह लो कि गैर इंसानी, ठीक है ना, यानी गैर इंसानी जो इफेक्ट पड़ते हैं मॉडर्निटी के ऊपर, यानी कि गैर इंसानी से मुराद यह है कि इंसान की जो अपनी फितरत है उसके अगेंस्ट कोई बात करना। एवरीडे रियलिटी ऑफ वर्किंग क्लास लाइफ, और रोज़मर्रा की जो हमारी रूटीन वर्क की जो रियलिटीज़ होती हैं वर्किंग क्लास लाइफ की, वो उसने दिखाई हैं। डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डनरी एक्सपीरियंसेस, और जो ऑर्डनरी हम एक्सपीरियंसेस करते हैं या उसने की हैं राइटर ने, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को उसने दिखाया, उसकी डेप्थ को दिखाया है। इश्यूज रिलेटेड टू इमोशनल हेल्थ एंड विटेलिटी, और वो तमाम इश्यूज जो कि इंसान के इमोशन से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, उसकी विटेलिटी से रिलेटेड हैं, उसको दिखाया है। स्पॉन्टेनिटी दिखाई है इसने, स्पॉन्टेनिटी का अच्छा मतलब लिखा, रिजल्टिंग फ्रॉम द नेचुरल इम्पल्सेस, यानी कि वो तमाम नताइज जो कि इंसान की अपनी नेचर से उभर के बाहर आते हैं, उसको इसने दिखाया है। ह्यूमन इंस्टिंक्ट को दिखाया है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप की नेचर को बताया है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स इसने दिखाई है। फ्रैंक डिस्कशन ऑफ साइकोलॉजी, रिलीजन एंड अनकन्वेंशनल पर्सनल लाइफ,
ये वो तमाम बातें करता है साइकोलॉजी के ऊपर, यानी कि फ्रैंकली डिस्कशन कर देता है। ये जो जितनी बातें अभी हमने पढ़ी है उसके ओवरऑल वर्किंग के बारे में है कि ओवरऑल उससे अभी स्टोरी से रिलेटेड जो है ना वो बात अब नेक्स्ट स्टार्ट होगी। इन हिज शॉर्ट स्टोरीज लॉरेंस प्रेजेंटेड व्हाट ही टर्म्ड, लॉरेंस अपनी शॉर्ट स्टोरीज के बारे में खुद ये कहता है कि मेरी शॉर्ट स्टोरीज क्या हैं, द एक्साइटिंग न्यू स्कूल ऑफ रियलिज्म। ठीक है, यानी कि एक एक्साइट न्यू स्कूल ऑफ रियलिज्म उसने कहा है उसको शॉर्ट स्टोरीज को। The present story, The Man Who Loved Ireland, is replete with human passions, freedom, aloofness, उसी को ही कहते हैं ना, तन्हाई को, escapism को, mystery of nature को दिखाया है, beauty of nature, strange moods, क्या स्ट्रेंज मूव्स है ना उसके, कभी किसी जजीरे पे जाना चाहता है, कभी किसी आइलैंड में मूव करना चाहता है, फिर अपने डिजायर्स भी बीच में वो पूरा करता है, शादी भी करता है, लेकिन फिर भी उस गर्ल को भी छोड़ना चाहता है। इंडिविजुअलिज्म, आइसोलेशन, निगेशन ऑफ नेचुरल रूल्स, निगेशन भी वो निगलेक्ट करने को ही कहते हैं। मिसएंथ्रोपिज्म है, ठीक है, इसका भी आप वो कॉन्सेप्ट पर इंसानों से नफरत करने वाला। वैसे इसका ज़्यादातर राइटर ने इस बात को प्रोमिनेंट तो नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो स्टोरी को वेग लिखते हैं तो हम मुख्तलिफ उसमें से मुख्तलिफ अपने आइडियाज़ निकालते हैं, तो एक ये भी हो सकता है मिसएंथ्रोपिस्ट था में भी वो। डोमिनेंसी ऑफ नेचर, और यानी नेचर जो है वो डोमिनेंट है, उसको कोई नहीं झुठला सकता। ओवरऑल क्रिएचर्स, तमाम तर क्रिएचर्स के ऊपर नेचर भारी होती है। डिस्पेयर, रियलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स, यानी इसमें रियलाइजेशन भी है फैक्ट्स की कि वो एट द एंड वो इस फैक्ट को मान लेता है, रियलाइज कर लेता है कि नेचर से आप छुटकारा हासिल नहीं कर सकते हो, या नेचर के अगेंस्ट अबाउट अ मैन हु इज पैशनेटली इन लव विद आइलैंड। He wanted on an island all of his own, वो एक आइलैंड चाहता था जो सिर्फ उसका हो, so that he could make it a complete world of his own, and for this purpose he visits various islands। ये मैंने अब पहले तो लिख लिया था काटा इस तरह से था क्योंकि हमने स्टोरी को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं ना करना है, तो उसमें मैंने थोड़ी काफ़ी डिटेल दे दी थी, तो मैंने उसको शो कर दिया था बाद में। अच्छा जी, हाँ ये अब लास्ट वाला जिसके साथ टाइटल ना पता चल रहा है ना, नहीं ये आएगा जो बिल्कुल लास्ट पेज पे लिखा हुआ फोटो कॉपी आपने करना, ठीक है, वो मैंने नंबर 1 लगा दिया है, यहाँ पे भी मैंने नंबर 1 लगा दिया है, यहाँ पे नंबर 1 लगा दिया, ठीक है, इसके बाद ये वाला है। On the first island day, his perfect world crumbles when the island's people, events and spirit prove beyond his control. जब वो फर्स्ट आइलैंड पे जाता है तो वो उसकी दुनिया खत्म हो जाती है, क्रम्बल यानी बिखर जाती है, टूट फूट का शिकार हो जाती है जब आइलैंड के पीपल और वहाँ पे होने वाली जो इवेंट्स हैं वो ये साबित करते हैं, यानी कि उसके कंट्रोल से बाहर उसको लगते हैं, यानी वहाँ पे लोग ऐसा जमा होना शुरू हो जाते हैं ना रहने के लिए, तो फिर वो चाहता है कि नहीं यहाँ से भी चला जाए। ऑन द सेकेंड आइलैंड ही अटेम्प्ट्स टू क्रिएट अराउंड हिम अ स्टिल एंड डिजायरलेस स्पेस, वो फिर कोशिश करता है अपने डिजायरलेस स्पेस बनाने की, बट इज डिफीटेड, फिर वो शिकस्त खा जाता है बाय हिज सेक्सुअल डिज़ायर, अपने सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से। ऑन हिज थर्ड एंड लास्ट आइलैंड he wishes to avoid contact with anyone or anything that disturbs his isolation or intrudes on his perfectly ordered existence, यानी वो तमाम लोग चीज़ों को छुटकाने की कोशिश करता है जो उसकी तन्हाई में मुदाखलत करने की कोशिश करती हैं। He is only doing vainly struggle, वो सिर्फ एक बेकार स्ट्रगल कर रहा होता है against the ebb and flow of life, ठीक है, ebb भी फ्लो के सेंस में आ जाता है, यानी वो दुनियावी नेचर का जो एक फ्लो है बना हुआ है, मतलब ये लास्ट हो गया यहाँ पे जो आपने अभी लिखा था। द आइलैंड वॉज ओवरवेल्म्ड बाय हैवी स्नो, द स्नो वॉज स्प्रेडिंग एवरीवेयर, ही वांटेड टू गो आउटसाइड वंस अगेन बट ही फेल एंड सेड। अब ये लास्ट पे उसने जो एक्सप्रेशन दिए थे ना ये वो है, फिर वो खुद कहता है वन कैन नॉट विन अगेंस्ट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का भी मीनिंग यहाँ पे नेचर ही है। The writer purposely declares the passion of a person who wanted to explore the mystery of nature. राइटर ने एक ऐसे शख्स के पैशन को दिखाया है
जो कि चाहता है मिस्ट्री ऑफ नेचर को एक्सप्लोर कर देना, बट रिजल्टेंटली लेकिन नतीजतन ही हिमसेल्फ बिकेम द पार्ट ऑफ दैट नेचर, लेकिन एट द एंड वो खुद तस्लीम करता है। इट वॉज हिज निगेशन ऑफ नेचुरल रूल्स, ये उसका इनकार करना था नेचुरल रूल्स के अगेंस्ट, उसका यानी कि इनकार करना था। बट ही बिकेम स्ट्रेंज टू हिमसेल्फ, लेकिन वो खुद ही अपने लिए एक अजीब शख्स बन के उभरा। अ पर्सन हु इज़ इवन मोव्ड बाय नेचर हिमसेल्फ, एक ऐसा शख्स वो साबित हुआ जिस पर फितरत जो है उस पर हंसने लगी। हाँ, बाय नेचर, नेचर हर्ष है। अच्छा, हर सेल्फ नहीं, सॉरी, हर नेचर के लिए यूज होता है। ठीक है, यानी नेचर उस पर खुद उसका मजाक उड़ाने लगी, क्योंकि उसने समझा था कि वो फाइट करेगा नेचर से। ठीक है, फ्रांसिस बेकन ने कहा है नेचर के बारे में, नेचर टू बी कमांडेड मस्ट बी ओबेड, यानी नेचर जो भी हमें कमांड करती है हमें ओबेड करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको कोई और कोड मिलती है जो आप अपनी चॉइस से पुट करना चाहते हो तो वो भी बेशक आप कर देना। ठीक है, तो ये आसान सा ही थी।